अजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्पिटिटिव क्लासेस बार्ड। आज हम लोगों ने व्हाट्सएप के स्टेटस माध्यम से आपको बताया भी था, आज हम लोग प्रीपोजिशन का क्लास लेने जा रहे हैं। और प्रीपोजिशन में खास करके जो लोग एयरफोर्स एकेडमी वाले बच्चे हैं, जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशन वाले बच्चे हैं, उनके लेकर ये क्लास उनके डिमांड पे बनाया गया है प्रीपोजिशन, और हमारे जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो आज इंग्लिश का हम लोग फर्स्ट ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन को लेकर आमतौर पे प्रीपोजिशन को लेकर जो कुछ बातें होती है, पहले हम उस पर चर्चा कर ले। इससे रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होता है हमारा, जैसे देखिए प्रीपोजिशन में जो है, आप अगर एसएससी के एग्जाम में बैठते हैं तो वहां भी 2-3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के रूप में भी मिलता है। बैंकिंग में भी आपको 3 to 5 क्वेश्चन मिलेगा, और साथ ही साथ एयरफोर्स नेवी में तो कहने की बात ही नहीं है। प्रीपोजिशन बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है हमारे लेकर। तो आज हम लोगों ने टॉपिक बनाया प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा जनरल डिफिनेशन से हटकर थोड़ा सा आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड बनाया गया आपके लिए। एक वर्ड है आपका प्री, और दूसरा वर्ड है आपका पोजिशन। तो देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, अर्लियर बोल सकते हैं, बिफोर बोल सकते हैं, जो भी बोलना बोल सकते हैं। और पोजीशन का मतलब तो आप जानते हैं, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो ए वर्ड विच स्टैंड्स बिफोर ए पोजीशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी पोजीशन से पहले आता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन इज चेंज्ड, द प्रीपोजिशन इज ऑल्सो चेंज्ड। मतलब जैसे जैसे हमारे पोजीशन में बदलाव होगा, वैसे वैसे हमारा प्रीपोजिशन भी चेंज होगा। दैट मीन्स प्रीपोजिशन वेरीज टू पोजीशन, पोजीशन पे वैरी करता है प्रीपोजिशन। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं इसके समझने के लिए, तो आप देखेंगे कुछ एग्जांपल जो वैरी करेगा। जैसे कि हम लोग थोड़ा हिंदी का प्रयोग ज्यादा करेंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, तो समझने फिर प्रयास करेंगे हिंदी में। तो प्रीपोजिशन, जैसे हमने बोला कि प्रीपोजिशन जो है वो पोजीशन से पहले आने वाला वर्ड है, द वर्ड विच स्टैंड्स बिफोर ए पोजीशन। तो हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि अभी हमने चर्चा किया कि द प्रीपोजिशन इज चेंज व्हेन द पोजीशन इज चेंज। मतलब जब स्थिति बदलती है तो उसके अनुसार प्रीपोजिशन भी चेंज होगा। कैसे? सो देखिए, जैसे हम लोग देखिए कभी कभी यूज करते हैं एट डोर, कभी हम लोग यूज करते हैं ऑन डोर। हम लोग ये नहीं कर सकते लिटरेसी की बात नहीं तो क्या है, लेकिन हम लोग अज्ञानता बस क्या करते हैं, दोनों का अर्थ समझते हैं, और होता भी ऐसा नहीं है, बोलचाल की भाषा में लैंग्वेज है। दरवाजे पर, कि एट डोर मतलब भी दरवाजे पर, और ऑन डोर मतलब भी दरवाजे पे। अब लेकिन हमने आपको भी एक चर्चा किया था कि व्हेन द पोजीशन इज चेंज्ड, व्हेन द पोजीशन इज चेंज्ड, प्रीपोजिशन इज आल्सो चेंज्ड। दैट मीन्स अगर इसके वाइस वर्सा पे देखा जाए, इसके ठीक उल्टा देखा जाए, तो अगर प्रीपोजिशन चेंज है तो निश्चित सी बात है पोजीशन भी चेंज होगा। अब है तो यहां पे बिल्कुल दोनों दरवाजे पर, लेकिन देखिए पोजीशन चेंज की बात क्या है। जैसे अगर ही इज स्टैंडिंग एट ए डोर, एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, ही इज स्टैंडिंग एट डोर, और एक हमने लिया ही इज स्टैंडिंग ऑन डोर। अब देखिए, ही इज स्टैंडिंग एट डोर और ही इज स्टैंडिंग ऑन डोर, दोनों में क्या अंतर है? हमने बोला यहां एट डोर, यहां ऑन डोर। ही इज स्टैंडिंग एट डोर का मतलब वह ठीक दरवाजे पर खड़ा है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा इस पॉइंट पे। ही इज स्टैंडिंग एट डोर, तो एट रिप्रेजेंट्स एक्यूरेट कंडीशंस, एक्यूरेट कंडीशंस, या आप कह सकते हैं एकदम बिल्कुल निश्चित स्थान के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। तो ही इज स्टैंडिंग एट डोर का मतलब हुआ वो ठीक दरवाजे पर खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम लोग जो कॉलिंग बेल बजाने की जो पोजीशन में हम लोग दरवाजे पे खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग जाते हैं तो हम कॉल बेल बजाने के लिए बिल्कुल दरवाजे के चौखट के आसपास थोड़ा सा हाइट पे जाकर होता है, तो हमको बजाना होता है। तो वो जो कंडीशन में जो हम लोग रिंगिंग द बेल जो कंडीशन होता है, वो होता है हमारा एट डोर। वट ही इज स्टैंडिंग ऑन डोर का मतलब होता है जस्ट आउटसाइड द डोर, आउटसाइड द डोर, ठीक दरवाजे के बाहर।
ही इज स्टैंडिंग आउटडोर, तो हमने क्या बोला, ऑन का मतलब जस्ट आउटसाइड, मतलब ठीक बाहर। जैसे हम बोल सकते हैं कि रिक्शा पुलर इज वेटिंग, रिक्शा पुलर इज वेटिंग ऑन डोर का मतलब क्या हुआ कि रिक्शा चालक दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है, मतलब जस्ट आउटसाइड द डोर। अगर गेट होता तो जस्ट आउटसाइड द गेट। तो ये फर्क है, यानी हमने देखा कि प्रीपोजिशन अगर चेंज हुआ तो पोजीशन में भी बदलाव हुआ। एक जो पोजीशन था वो बिल्कुल ठीक दरवाजे पर था, जबकि दूसरा जो पोजीशन है वो दरवाजे के ठीक बाहर, जस्ट आउटसाइड द डोर। अगर गेट है तो जस्ट आउटसाइड द गेट। हम इस चीज को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल का सहारा लेंगे ताकि आप इसको समझ जाएं कि जैसे जैसे हमारा पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे हम प्रीपोजिशन बदल लेते हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर हम लोग आएंगे इसका, तो अभी पार्ट 1 बनाएंगे, पार्ट 2 हो सकता है तो पार्ट 3 भी आएगा इसका। अब जैसे देखिए ये रहा, हम इसको थोड़ा विजुअली समझेंगे। सपोज कीजिए ये सर हमारा स्ट्रीट लाइट है, कुछ बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहां पर भी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे यहां पर भी पढ़ रहे हैं। अब ये 3 कंडीशंस है, एक सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन और तीसरा सिचुएशन। आप यहां पे देखिए स्ट्रीट लाइट यानी जो भी हम वेपर लाइट बोलते हैं या गली प्रकाश के नाम से जानते, तो इसके नीचे यहां पढ़ रहे, यहां भी लाइट पहुंच रहा है, यहां भी लोग पढ़ रहे हैं, यहां भी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने अभी आपको चर्चा किया कि व्हेन द पोजीशन इज चेंज, मतलब जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा प्रीपोजिशन इज ऑल्सो चेंज, तो प्रीपोजिशन भी चेंज होगा। जैसे हम यहां पे देख पा रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे ये बच्चा पढ़ रहा है, इसके लिए यूज होता है प्रीपोजिशन अंडर। इसका भी अर्थ होता है क्या, के नीचे। मतलब यहां पे कहा जाए तो 3 बॉयज आर रीडिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट, 3 बच्चे गली प्रकाश के ठीक नीचे पढ़ रहे हैं। अंडर मतलब आप जब हम लोग डिटेल में जाएंगे 1 by 1 पढ़ेंगे तो अंडर प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ फुल कवर्ड एरिया, यानी पूर्ण रूप से घिरे हुए क्षेत्र के लिए हम लोग अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वी आर सिटिंग अंडर द रूफ, हम लोग छत के नीचे बैठे, तो छत के ठीक नीचे बैठे, मतलब अंडर प्रीपोजिशन जो है वो गेट्स फुल एडवांटेज एज वेल एज गेट फुल डिसएडवांटेज। लाभ भी सबसे ज्यादा इसको मिलेगा और हानि भी इसको सबसे ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें पंखे के ठीक नीचे हम लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि पंखा का जो हवा होगा, जो एडवांटेज होगा वो भी सबसे ज्यादा मिलेगा। और दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए पंखा टूट कर गिरा तो नुकसान भी सबसे ज्यादा किसको होगा, जो उसके ठीक नीचे होगा। मीन्स अंडर प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ फुल कवर्ड एरिया, इट विल गिव फुल एडवांटेज एंड ऑल एज वेल एज फुल डिसएडवांटेज। यह पूर्ण लाभ के साथ साथ पूर्ण हानि भी उठाता है। दूसरा पॉइंट था हमारा, अब यहां पे भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब यहां पे थोड़ा सा अगर हम विजुअली देखें तो सम ऑफ द पार्ट अंडर द स्ट्रीट लाइट एंड सम ऑफ द पार्ट इन आउटसाइड द स्ट्रीट लाइट, तो ऐसे कंडीशंस के लिए जिसमें कुछ भाग आंशिक रूप से घिरा हो, तो वैसे के लिए हम लोग यूज करते हैं बिलो, और इसका भी अर्थ होता है के नीचे। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग बोलेंगे कि 3 बॉयज आर रीडिंग बिलो द स्ट्रीट लाइट, 3 बच्चे गली प्रकाश के ठीक नीचे पढ़ रहे हैं। अब यहां पे ठीक नीचे नहीं, सिर्फ के नीचे पढ़ रहे हैं, मतलब बिलो प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ पार्शियली कवर्ड एरिया, आंशिक रूप से घिरे हुए क्षेत्र के लिए हम लोग बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये हमारे पास हाथ पे मार्कर पेन है, तो दिस मार्कर इज बिलो द पाम, ये हमारे हथेली या बिलो द हैंड भी बोल सकते हैं आप, ये हथेली के नीचे है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द पार्ट इज विजिबल एंड द सम ऑफ द पार्ट इज इनविजिबल, कुछ जो पार्ट है वो दिख रहा है, कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है। जबकि अगर इसी हम आप देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, अगर इसी मार्कर को हम इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से कुछ भी पार्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसके लिए बोलेंगे कि दिस मार्कर पेन या दिस पेन इज अंडर द हैंड, यह हाथ के ठीक नीचे, मतलब कोई भी पार्ट इसका दिख नहीं रहा, यह पूर्ण रूप से ढका हुआ है। तो इस तरीके से बिलो का प्रयोग हम लोग करेंगे। और तीसरा है, अब देखिए तीसरे की बात करते हैं। यहां पे भी 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब यहां पे जो प्रीपोजिशन हमारा यूज होगा वो यूज होगा हमारा विनीत, विनीत। अब यहां पे क्या है
कि 3 boys are reading beneath the street light, ठीक 3 बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि beneath का प्रयोग सर किस जगह किया जाता है? तो beneath preposition is used in the meaning of under, but it is out of range and also get full advantage। कहता क्या है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, तो beneath preposition का प्रयोग भी नीचे के अर्थ में किया जाता है, परंतु जो पोजीशन होता है, द पोजीशन इज आउट ऑफ रेंज, वो बिल्कुल इसके सीमा क्षेत्र से बाहर होता है। एंड ऑल्सो गेट फुल एडवांटेज, और उसके इन स्पाइट ऑफ गेट फुल एडवांटेज, और उसके बावजूद भी ये इसका पूर्ण लाभ उठाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी इसके नीचे था, ये भी इसके नीचे था, और ये भी इसके नीचे था। बट पोजीशन चेंज होने के कारण हमारा जो प्रीपोजिशन था वो पहले अंडर फुल कवर्ड एरिया के लिए, बिलो पार्शियली कवर एरिया के लिए, मतलब आंशिक रूप से घिरे क्षेत्र के लिए, और बीनीथ ये हमारा प्रयोग हुआ आउट ऑफ रेंज के लिए। हम लोग कुछ और लेते हैं पॉइंट, फिर हम लोग बारी बारी से आएंगे, पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। अब जैसे देखिए, हम लोग लेते हैं एक प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, और जस्ट इसके ही केसेस में पढ़ेंगे हम लोग बिफोर। अब देखिए, हम लोग अपने पहले सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करें तो इन फ्रंट ऑफ का अर्थ आप लोग सब लोग जानते हैं के सामने, बिफोर का अर्थ भी आप लोग जानते हैं के पहले। पहले देखिए, पहले जो आप जानते हैं हम लोग पहले वहां तक आते हैं, उसके बाद अब जैसे हम एक एग्जांपल सेट किया आपके लिए कि सी इज टेलिंग ए लाई, सॉरी, बिफोर हर फादर। पहले जो हम जानते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं क्या था नहीं था। सॉरी, थोड़ा सा आपसे शी इज टेलिंग ए लाई बिफोर हर फादर। अब बताइए कि जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, शी इज टेलिंग ए लाई, वह झूठ बोल रही है, बिफोर हर फादर, अपने पिता के पहले। अब बताइए कि जब हम लोग इसका हिंदी करेंगे कि वह अपने पिता के पहले झूठ बोल रही है, अब बताइए ये कितना तार्किक चीज है, लॉजिकल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अपने पिता के पहले झूठ बोल रही है, डेट मीन्स ऐसा फील हो रहा है जैसे बाप बेटी के बीच झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा हो। तो ये सेंस हमारा नहीं है। क्या ग्रामर का था ये हम बाद में आएंगे, पहले क्या है इस पे चर्चा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, इन फ्रंट ऑफ। क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ को लेकर हमारे दिमाग में एक बहुत सा अच्छा सा अर्थ बना है, के सामने। तो शी इज टेलिंग ए लाई इन फ्रंट ऑफ हर फादर, वह अपने पिता के सामने झूठ बोल रही है। अब देखिए, अब ये आपको लगा कि ये तो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि वो अपने पिता के सामने झूठ बोल रही है। लेकिन जो हमारा ग्रामर कहता है, पहले आप उस पर आएंगे, ये तो जेन्युइन बातें थी जो हम लोग जानते थे। अब ग्रामर क्या कहता है, सो सुनिए। बिफोर का अर्थ के पहले भी होता है, लेकिन आप जान लीजिए कि बिफोर का अर्थ के सामने भी होता है। इस अर्थ को हम लोग भूलेंगे, ये नॉर्मल अर्थ है। यानी इन फ्रंट ऑफ का अर्थ भी होता है के सामने, और आपका बिफोर का अर्थ भी होता है के सामने। बस दोनों के लेकर अंतर यह है, हम आपको पहले वर्बली बता देते हैं, हम अगले पार्ट 2 में आपको लिखित रूप से देंगे कि इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ, या इन द केस ऑफ व्हेन एटलीस्ट वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग के सामने के अर्थ में तब करेंगे जब दोनों में से, क्योंकि सामने के लिए कम से कम 2 वस्तु का वहां जरूरी है, तो दोनों में से एटलीस्ट वन इज नॉन लिविंग, कम से कम एक निर्जीव हो, तब आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। एंड अदर केसेस की बात की बिफोर, तो बिफोर प्रीपोजिशन इज यूज्ड व्हेन बोथ आर लिविंग थिंग्स,
जब दोनों सजीव हो। जैसे मान लीजिए हमारे सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसमें हम दोनों सजीव हैं। और व्याकरण के दृष्टिकोण से बोलचाल के अंदर में जो भी सही हो, क्योंकि देखिए लिटरेचर पेपर है, बोलचाल की भाषा और ग्रामर की भाषा में फर्क दिखेगा आपको। स्पोकन लैंग्वेज अलग होता है, रिटन लैंग्वेज अलग होता है, लिटरेचर लैंग्वेज अलग होता है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज अलग होता है। तो यहां पे फर्क दिखेगा। जैसे हमने बोला आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो ये ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए, अच्छा सर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल था कि नहीं। जब दोनों सजीव हो तो हम ये बोलेंगे हेयर आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू स्पीक अबाउट द कोविड-19। मैं आपके सामने कोविड-19 जैसे गंभीर मुद्दों पर बोलने जा रहा हूं, तो वो एक दूसरी बात होगी। तो बिफोर का जो प्रयोग करेंगे व्हेन बोथ आर लिविंग थिंग्स, जबकि इन फ्रंट ऑफ का जो यूज करेंगे एटलीस्ट वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब दो में से एक निर्जीव हो, दो में से क्या हो, निर्जीव हो। यहां पर क्या है, बोथ आर लिविंग, मीन्स दोनों सजीव हो। और हम लोग थोड़ा हिंदी में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज से आपको प्रत्येक क्लास का बनाना है और रात 10 बजे तक आप लोग को इसका पीडीएफ फाइल में बनाकर हमें भेज देना है हर हाल में। इन फ्रंट ऑफ का जो प्रयोग है कि दो में से एक निर्जीव, जैसे आप देखिए आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, मैं आपके घर के ठीक सामने खड़ा हूं। अब देखिए यहां पे आई क्या हो गया, आपका लिविंग हो गया, जबकि हाउस क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। तो क्या बोला था, एटलीस्ट वन लिविंग थिंग, कम से कम एक नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए। यानी अगर दो हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले आप कंडीशन समझिए, इन फ्रंट ऑफ बोल रहा है कि एटलीस्ट वन इज नॉन लिविंग थिंग्स, कम से कम एक निर्जीव हो। अगर दोनों निर्जीव होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देखिए डोंट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। आप देखते हुए शहर में ऐसा लगा रहता है हमेशा, कृपया दरवाजे के सामने गाड़ी न लगाएं। अब यहां पे क्या है कि डोंट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, कृपया दरवाजे के सामने गाड़ी न लगाएं या पार्क न करें, जो भी कुछ हो। तो अब यहां पे क्या है, दरवाजा भी और गाड़ी भी, यहां पे दोनों निर्जीव है, तो हम इसके लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया। मतलब इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग तब करेंगे, इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड व्हेन एटलीस्ट वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। यहां पे एक शर्त है एटलीस्ट का, यानी कम से कम एक निर्जीव हो। अगर दोनों निर्जीव हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक निर्जीव होना चाहिए। इसी तरीके से अब हम लोग जो है, ये तो हम लोगों ने देख लिया इन फ्रंट ऑफ को लेकर। अब हम लोग देखिए बिफोर का चर्चा कर रहे थे। जैसे देखिए हमने अभी क्या बोला, बिफोर, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग शुरू में लिए थे, फिर वही एग्जाम्पल, शी इज टेलिंग ए लाई बिफोर हर फादर। आप देखिए, अब आप समझ गए होंगे, शी इज टेलिंग ए लाई, वह झूठ बोल रही है, बिफोर हर फादर, अपने पिता के सामने, अपने पिता के सामने झूठ बोल रही है। अब यहां पे क्या है, सी या उसके पिताजी, ये दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स। हमने यहां पे शर्त दिया था, कंडीशंस था कि बोथ आर लिविंग। जैसे आई एम स्पीकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ COVID-19 before you. I am speaking on the topic of COVID-19 before you. मैं आप लोग के सामने COVID-19 जैसे मुद्दों पर बोलने जा रहा हूं। यहां पैसे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ COVID-19 बिफोर यू, बात वही था। तो इस तरीके से बिफोर का जो प्रयोग किया जा रहा है उसका मतलब होता है के सामने, कब, जब दोनों सजीव हो। ये बात का क्लियर कर लेंगे हम लोग पॉइंट कि ये फर्क होता है बिफोर को लेकर और इन फ्रंट ऑफ को लेकर।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग, कुछ प्रीपोजिशंस है उसमें आइए। एक्रॉस, एक्रॉस प्रीपोजिशन पे आते हैं। एक्रॉस क्या होता है? अब जैसे एक्रॉस का मतलब होता है, जनरली लोग समझते हैं पार, उस पार। अब हम लोग आते हैं एक्रॉस को लेकर। देखिए एक्रॉस का मीनिंग होता है ऑन द अदर साइड, जिसको आप बोलते हैं उस पार या इस पार। दूसरा फ्रॉम वन साइड टू वन अदर साइड, इस पार से उस पार भी कह सकते हैं। और बोथ साइड भी कह सकते हैं, दोनों ओर। बहुत सारा एग्जांपल है। तो हम लोग आते हैं कि अक्रॉस प्रीपोजिशन का जो यूज किया जाता है वो ऑन द अदर साइड के रूप में भी होता है, या आप कह सकते हैं हिंदी में इस पार के अर्थ में भी या उस पार के अर्थ में भी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई कैन स्विम अक्रॉस द गंगा, मैं गंगा को तैरकर इस पार उस पार जा सकता हूं, ये भी एग्जाम्पल होता है। तो ये ऑन द अदर साइड मतलब उस पार या इस पार। जैसे माई हाउस इज लोकेटेड अक्रॉस द मेन रोड, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग लिखकर नहीं बताएंगे, अगले दिन सब पे चर्चा होगा कि माई हाउस इज लोकेटेड अक्रॉस द मेन रोड, मतलब मेरा घर मुख्य सड़क के उस पार है या मेरा घर मुख्य सड़क के इस पार है। अगर फिर हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इस पार से उस पार के लेकर, तो देखिए द महात्मा गांधी सेतु इज अक्रॉस इज सिचुएटेड अक्रॉस द गंगा। द महात्मा गांधी सेतु, द एमजी सेतु इज लोकेटेड या सिचुएटेड अक्रॉस द गंगा, मतलब महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी के इस पार से उस पार तक। अब देखिए यहां पे सिर्फ इस पार का अर्थ हुआ या उस पार का अर्थ हुआ, यहां पर इस पार से उस पार का भी अर्थ हो गया। फिर आगे आइए, बोथ साइड की बात करते हैं, दोनों। जैसे ए बैग इज कैरिड अक्रॉस द शोल्डर, एक बैग कंधे के दोनों ओर ढोया जाता है। जैसे आप देखते होंगे आर्मी वगैरह लोगों को, वो लोग जब बैग लेता है उसका तरीका दोनों ओर ढोने का होता है। तो ए बैग इज कैरिड अक्रॉस द शोल्डर, तो इस तरीके से अक्रॉस का जो यूज है वो ऑन द अदर साइड के रूप में भी है, उस पार या इस पार के रूप में। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि माई हाउस इज लोकेटेड अक्रॉस द मेन रोड, मेरा घर मुख्य सड़क के उस पार है। दूसरा हमने एग्जांपल दिया फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक रूप से दूसरे रूप में, एक इस पार से उस पार में। जैसे हमने एग्जांपल दिया द महात्मा गांधी सेतु इज सिचुएटेड अक्रॉस द गंगा, महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी के इस पार से उस पार तक है। तो इस तरीके से हमारा अक्रॉस प्रीपोजिशन। अब जो है, जैसे हम लोग अक्रॉस का 3 यूज देखे, एक और प्रीपोजिशन का चर्चा हम लोग करते हैं, फिर हम लोग कल बारी बारी से, चूंकि ये इंट्रोडक्शन टॉपिक भी था, लेकिन आप लोग आज का पीडीएफ रात 10 बजे तक बनाकर भेज देंगे प्रत्येक बच्चे। अब हम लोग एक और प्रीपोजिशन लेते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे पार्ट 2 में इसका। वो प्रीपोजिशन है हमारा आफ्टर। आफ्टर का जनरली मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं जी? जनरली हम लोग पता है क्या समझते हैं मीनिंग? जनरली हम लोग समझते हैं कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद, जनरली जो हमारा स्पीकिंग सेंस करता है। लेकिन जब हम लोग प्रीपोजिशन के अंदर में आएंगे और जब हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम प्रीपोजिशन को नहीं जानते हैं, या आप लोग जो भी पीछे लोग क्लास करते हैं, टीचर्स लोग क्लास करवाते हैं, वहां पे एक सेंस ऑफ ह्यूमर बना दिया था बच्चों के अंदर कि आप प्रीपोजिशन को याद कर लो, रट लो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रीपोजिशन बिल्कुल समझने की बात है और वो आपको कंपटीशन के टीचर्स के द्वारा इस बात का जानकारी आपको मिलेगा, आप कहीं भी अगर पढ़ रहे तो आफ्टर का जो पहला प्रयोग है वो है पीछा करना, जिसको आप बोलते हैं चेस।
होती है ना, चेसिंग। दूसरा, आफ्टर का प्रयोग जो है वो नामकरण के अर्थ में भी किया जाता है। नामकरण का मतलब समझते हैं ना जी, नॉमिनेशन वगैरह होता है ना, विधायक जी का, एमएलए, एमएलसी, नॉमिनेशन। या देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब नेताओं का नॉमिनेशन होता है, बच्चों का भी नामकरण किया जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे टीवी वगैरह में दिखाया जाता है कि उसका नामकरण के लिए स्पेशल उत्सव आयोजित की जाती है। और तीसरा है आफ्टर का प्रयोग के पहले। ये बड़ा विवादास्पद प्रयोग है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है कि आफ्टर का मतलब के बाद होता है। अगर आप अचानक ये बोल दिए कि के पहले, तो हो सकता है भाई सामने वाला इंसान ये भी बोल दे कि आपको नहीं आता। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं, आप ग्रामर में जब पढ़ेंगे किताब में तो ऐसा प्रयोग दिया गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आफ्टर का प्रयोग नंबर 1 चेसिंग, पीछा करने में। जैसे द पुलिस आर रनिंग आफ्टर थिफ, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर थिफ, या द थी, बहुत सारे चोर लोग होंगे तो द पुलिस आर रनिंग आफ्टर थिफ, यानी पुलिस चोर का पीछा कर रही है। आफ्टर, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर थिफ, मतलब क्या हुआ कि चोर पुलिस के पीछे दौड़ रहे, मतलब पीछा कर रहे। तो अब बताइए यहां पर आफ्टर का अर्थ क्या हो गया? चेसिंग, अर्थात पीछा कर। नामकरण की बात करते हैं, नॉमिनेशंस की बात करते हैं। तो अब आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं नामकरण का। जैसे इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द नेम ऑफ न्यू इनबॉर्न चाइल्ड, नए बच्चों का नाम, इज नेमिंग आफ्टर गॉड, द गॉड, मतलब प्राचीन समय में नए बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था। या इन इंडिया द मोस्टली रोड्स इज आफ्टर महात्मा गांधी, भारत में अधिकांश सड़कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है। तो हम नॉमिनेशंस के यूज में भी हम आफ्टर का प्रयोग, जैसे हमने बोला आफ्टर थिफ, हमने बोला आफ्टर गॉड, हमने बोला आफ्टर महात्मा गांधी, तो क्या हुआ? भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाता है। हमने बोला कि भारत के अधिकांश सड़कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है। उसके बाद एक डिस्प्यूटेबल हमारा डिबेट था के पहले के रूप में। तो जैसे देखिए, आप लोग प्रोग्राम वगैरह देखते होंगे सोनी पे, जी पे, तो कभी कभी लोग, जैसे मान लीजिए कोई लोग बैठा है, कोई वीआईपी लोग आ गए या कुछ रिस्पेक्टेबल पर्सन्स आ गए, तो आप उनको बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहले आप। बट आप थोड़ा सा वहां पे गौर कीजिएगा कि वहां पे अंग्रेजी बोला जाता है आफ्टर यू सर, मतलब पहले आप। दैट मीन्स आफ्टर यू का मतलब ये नहीं होगा कि बाद में आप खुद बताइए नहीं, ये सेंस लेस वर्ड है। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आफ्टर यू देन आई विल फिनिश माई वर्क, सॉरी, आफ्टर यू देन आई विल फिनिश माई वर्क, मतलब पहले आप तब मैं अपना काम समाप्त करूंगा। जबकि अगर आप आफ्टर मतलब बाद समझते हैं तो बताइए क्या उसका हिंदी होगा? आफ्टर यू मतलब बाद में आप, देन आई तब मैं समाप्त करूंगा, तो फिर क्लियर ही नहीं होगा कि काम को समाप्त पहले करेगा कौन। इसलिए आफ्टर यू देन आई विल फिनिश माई वर्क, मतलब पहले आप तब मैं इस काम को समाप्त करूंगा, या तब मैं अपने काम को समाप्त करूंगा, ये इसका रियल अर्थ है। तो प्रीपोजिशन को लेकर जो हमारा पार्ट 1 था वो ये था कि पार्ट 1 के अंतर्गत में हम लोग ये समझे कि प्रीपोजिशंस क्या होता है, प्रीपोजिशंस का यूजेज क्या है, क्या प्रीपोजिशन पोजीशन के बेस्ड पे होता है, या प्रीपोजिशन से संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जब हम लोग पार्ट 2 की ओर आएंगे तो वहां पर हम लोग प्रत्येक प्रीपोजिशन के बारे में बतलाएंगे। यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन टॉपिक था। और जब हम लोग पार्ट 3 में आएंगे तो वैसे प्रीपोजिशंस, वैसे कंफ्यूजन प्रीपोजिशन, जैसे कुछ एग्जांपल में अगर ले लें, जैसे डील इन, डील विथ। अब जैसे देखिए डील दोनों है, अब एक बार डील के साथ इन है, एक बार डील के साथ विथ है। तो डीलिंग मतलब क्या होता है भाई? तो डीलिंग का मतलब होता है व्यापार करना। सी डील्स इन राइस, वो चावल का व्यापार करती है। और डील विथ मतलब होता है व्यवहार। तो ऐसे बहुत सारे जो कंफ्यूजेबल प्रीपोजिशंस हैं उसके साथ हम लोग पार्ट 3 में आएंगे। और
माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग से फिर से एक बार पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रत्येक दिन का जो वीडियो है उसको आप लोग, जैसे कल हम लोग लड़की के ग्रुप में पोस्ट किए थे, उसमें से लड़की में से 23-24 लड़कियों का पीडीएफ फाइल आया था, 1-2 लड़कियों का हैंड रिटन भी आया है, 25-26 लड़कियों का कंप्लीट हुआ है। वॉइस के ग्रुप में हमने अभी पोस्ट किया है कि आप लोग पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड कर लेंगे ऐप से, और उसके बाद जो भी आप लिखेंगे, और प्रत्येक दिन कल से ही हमने बोला था बट आज से आप उसकी शुरुआत करेंगे, कल से लड़कियों का स्टार्ट हो गया था, तो कल से मतलब या आज से कम जरूर आप लोग पर डे जाएंगे, क्लास खत्म होगा, आप 2 बार 3 बार उसको सुने, और सुनकर जैसे भी आप लिख सकते हैं टूटी फूटी भाषा में आप लिखें, और उसका पीडीएफ में चेंज करके अपने नाम को लिखकर वो आप मेंटर्स कंप्लीट क्लासेस के ग्रुप में सेंड करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा, और अगर इसके बावजूद भी आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप फिर हैंड रिटन फोटो को क्लिक करके आप अपने नाम के साथ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।